हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। पहला प्रकाश है, प्रकाश पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाश ऊर्जा का एक वो रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में जा सकता है। जैसे स्पेस में आप गए होंगे, ठीक है, सुने होंगे, गए कैसे होंगे आप? स्पेस में सुने होंगे कि कोई स्पेस में गया है, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है भारत से, बहुत सारे जो है। तो जाने के क्रम में क्या देखेंगे कि वहाँ जो है प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश की चाल गमन कर सकती है। जैसे साउंड को बात करते हैं तो वॉइस नहीं सुन सकते हैं, बट प्रकाश का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाश के निर्वात के लिए प्रकाश के गमन के लिए कोई भी जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम भी जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस माध्यम से वो क्या करती है, जिस माध्यम से वो आई है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब समझिए, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी माध्यम से प्रकाश आई थी और वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, जैसे किसी भी माध्यम में आ सकती है, समझिएगा। ठीक है, जैसे किसी माध्यम में वापस टकराती है, ये समतल सतह है, तो समतल सतह से टकराती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, जिस माध्यम से आई थी उस माध्यम में लौट गई, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले हम उसके डायग्राम को समझेंगे। तो प्रकाश के, ठीक है, इधर से आई और इधर से लौट गई, इसके बीच जो है एक अभिलंब है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, इसको जो है, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण लौट गई इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, और जो सीधा पड़ी है उसको हम अभिलंब कहेंगे, ठीक है। देखिए, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको परावर्तन कोण। तो ये जो है तीन नियम यहाँ पे, दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। दो नियम है। क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, सुनिए ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी पॉइंट पे हो रहा, एक ही बिंदु पर हो रहा। क्या बोले? ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही बिंदु पर होती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होगा। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ लिया। अब परावर्तन भी दो सतह से होगा, एक होता है, ठीक है, नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। अब यह समतल है, समतल सतह है, प्रकाश यहां से आई और लौट के चली गई, तो ये समतल सतह है। ये क्या है? समतल सतह है, समतल सतह। जिसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन। ठीक है, एक होगा अनियमित परावर्तन। जैसे देखिए, यहाँ से इस तरह से है और यहाँ से टकराने के बाद हो सकता है यहाँ लौट जाए, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ लौट जाए, तो कोई नियम कानून इसमें नहीं है। इसमें एक नियम कानून है, प्रकाश आएगी सीधा लौट जाएगी,
आएगी लौट जाएगी, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाएगी। लेकिन इसमें भी वही माध्यम में लौट रहा है, लेकिन इसमें क्या है, नियमित रूप से नहीं है, कभी इधर होगा, कभी यहाँ टकराएगा तो इधर लौट जाएगा, ठीक है, इधर लौट जाएगा। इसको अनियमित परावर्तन कहेंगे, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है, अनियमित परावर्तन। देखिए चूंकि ये आपका रिवीजन लेक्चर है, ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ताकि आपका एग्जाम सामने है, ठीक है, फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो परावर्तन हमने देख लिया, अब समझिए परावर्तन के बारे में तो समझ लिए, अब हम दर्पण के बारे में समझेंगे, ठीक है। दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिरर, मिरर, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है, दर्पण जिसमें 100% जितने भी प्रकाश किरण है अपने से होकर परावर्तित हो जाती है, एक भी किरण ऐसा नहीं है जो अपने और समा लेगी, सभी किरण जो है वापस लौट जाएगी। जैसे आप कभी मिरर में जो है, कभी भी मिरर में प्रकाश की रोशनी जब हम पार करवाते हैं तो पार नहीं होती, बल्कि सतह पर टकराती है, सारा लौट जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होती है कि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराएगी, सारा लौट जाएगी। और ये क्या होता है, दर्पण भी ये होता है कि प्रकाश की सारे किरण जो है एक सतह से टकराने के बाद सारे लौट जाती है, तो जब सारे लौट जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मिरर यानी दर्पण कहेंगे। और दर्पण के भी कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, उसके बाद समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। चूंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं तो इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ दर्पण कितने होंगे, एक गोलीय दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी तो आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है, एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। एक है तो दर्पण क्या होता है, जिसमें 100% प्रकाश किरण पार हो जाएगी, 100% जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 100% परावर्तित हो जाएगी। दर्पण को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक दर्पण। ये इस तरह से दर्पण होता है, इस तरह से, ठीक है। समतल दर्पण इस तरह से होगा और अवतल दर्पण जो है इस तरह से होगा। और यही वाला अगर बना दे, इसको अगर अंदर तरफ पलट कर दे तो इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करके दर्पण जो है तीन प्रकार हो गए, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम जितना भी बारे में पढ़ेंगे सिर्फ गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम गोलीय दर्पण से, इससे कुछ टर्मोलॉजी है, इससे रिलेटेड कुछ जो है टर्म्स है, जो पद है उसको समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है इस सारे को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले समझिए कि हम दर्पण जो है गोलीय दर्पण, हम गोलीय दर्पण को समझेंगे, उससे पहले हम उससे संबंधित कुछ पद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अभी इसको हम ये नहीं याद करते हैं कि कौन सा दर्पण है, हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हर एक टर्म जो है, हर एक पद जो है किस तरह से संबंधित है, इसको पढ़ेंगे तब आके समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अभी हम इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं कौन सा दर्पण है, ठीक है। अब ये समझिए, ठीक है, ये जो है एक P और F और C, ये क्या है P और F और C, टेंशन नहीं लेना, सब बताया जाएगा। देखिए ये जो है M और एक दर्पण मान लिए, कोई भी दर्पण होगा, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं अवतल दर्पण है, लेकिन बाद में फिर से बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। एक दर्पण है तो दर्पण के जो बीच का जो मध्य बिंदु है, दर्पण के बीच का जो मध्य बिंदु है, इसे क्या जाता है, ध्रुव। क्या कहा जाता है, ध्रुव। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोल, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होगा। अब यहाँ M से N के बीच के जो मध्य बिंदु है उसको दर्पण कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो
मुख्य फोकस, इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, फोकस, मुख्य फोकस। और इसको क्या कहेंगे? देखिए इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्यान से देखिए, P और F मुख्य फोकस, P और F के बीच की जो दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, हिंदी में फोकस दूरी। ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी। सर क्या कहेंगे फोकस दूरी को? तो ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जितना P से F के बीच का डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस P और F के बीच के डिस्टेंस का होगा, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही दूरी C और F के बीच में भी होगा। भले ही डायग्राम में दिख रहा है कम ज्यादा, लेकिन ये मान के चले कि C से F तक का दूरी और P से F का दूरी बराबर होता है, तो ये सभी क्या होगा? F बराबर होगा। तो यहाँ से F और यहाँ से F। अब ध्यान दीजिए, P जो है यानी ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसे दिखाएंगे किससे? बड़ा आर से। ठीक है, इंग्लिश में चूंकि इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और चूंकि इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है इसीलिए इसको कैपिटल आर दिखाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आर किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसका जो दिखाया जाता है उसको कैपिटल आर, बड़ा आर से दिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है कि जब आर, जो कैपिटल आर है, वो एफ और एफ दो छोटे छोटे एफ से मिलकर बना है। इसका मतलब आर जो है वो एफ प्लस एफ से मिलकर बना है, और ये आर प्लस एफ जो है आर इज इक्वल टू 2f, हाँ या ना? और यहाँ से अगर एफ को अलग करें तो क्या होगा? r बाय 2। यही फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी के बीच। फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा बनेगा। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा बनेगा, और इसके हिसाब से जो ये फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है एफ और आर यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध को दर्शाता है। ये कोई भी दर्पण हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा और हमेशा सत्य होगा। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? P जो है दर्पण का केंद्र है, F जो है मुख्य फोकस है। अच्छा, मुख्य फोकस क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? तो बताया नहीं, चलिए समझे। ठीक है, अब समझेंगे मुख्य फोकस क्या है। देखिए, जब प्रकाश परावर्तित होगी तो किसी समतल सतह पर टकराएगी या किसी भी सतह से टकराएगी तो प्रकाश वापस लौट जाएगी। जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराएगी तो प्रकाश लौटेगी, और जब लौटेगी तो जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु से पार होगी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, जब प्रकाश यहाँ से गई वापस लौट रही है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु से पार होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इधर भी जाएगी ये और इधर से लौट जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से लौट जाएगी। देखिए ये चीज जो है, अब जब दर्पण का जो है प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से लौटती है उस बिंदु क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए, चूंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, चूंकि अवतल दर्पण मैंने बताया नहीं है, सिर्फ समझाया आपको, दिखाया है डायग्राम। अगर ये अवतल दर्पण पूरा बन जाता तो ये गोलीय दर्पण बन जाता। अब गोलीय दर्पण बन जाता तो इसका कहीं केंद्र होता, तो जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र, तो सी जो है वो वक्रता केंद्र है। अब यहां से देखिए, ये जो लाइन बना सी और पी, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। सर मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वैसा लाइन, वैसी रेखा जो सी और पी को जोड़ती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष कहेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है,
आई होप किया था, समझ में आ गया होगा आपको। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण जो कि 6 कंडीशन होता है, उत्तल दर्पण पे 2 कंडीशन होता है। हर एक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। देखिए प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिबिंब, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेज, हिंदी में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण जाती है तो जाने के बाद अगर वो जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, या फिर मिल जाएगी या तो लगेगा कि मिल रही है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु को प्रतिबिंब कहेंगे। नहीं समझ में है सर। जिससे मान लीजिए दर्पण है, कोई हम यहाँ पे कोई वस्तु रख देते तो क्या होगा, जब यहाँ से जा रही है इधर लौट रही है, और कोई यहाँ पे जो है यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो इस बिंदु पर मिला, तो जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से जाती है, परावर्तित होती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस वस्तु का, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पे कटेगी बनेगी। अगर ये लाइन जो है बोल्ड लाइन में मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर ये जो है डॉट डॉट लाइन से मिला तो आभासी प्रतिबिंब। अर्थात प्रतिबिंब भी 2 टाइप्स के हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जो वास्तविक कटान के अनुसार बने, मतलब वास्तविक कटान मतलब यहाँ पे डॉट लाइन नहीं चलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ये डॉट लाइन से मिलता है तो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। यानी प्रतिबिंब का भी अगर टाइप पूछा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जो वास्तविक कटान के परिणाम स्वरूप बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है, जो काल्पनिक कटान के परिणाम स्वरूप बनता है, जहाँ पे डॉटेड लाइन होगा। चलिए अब हम समझेंगे, ठीक है, कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, किस तरह से कोई चीज को जो वस्तु प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बनेगा कैसे। इसके 3 सीधे सीधे नियम हैं, 3 सीधे सीधे नियम याद रखिए, और जितने भी प्रतिबिंब है वो सारे बन जाएंगे। 3 एकदम सिंपल बेसिक है, कुछ रटना नहीं है, सारा समझाने की गारंटी मेरा है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, समझाने की गारंटी मेरा। ध्यान से देखिए, है ना। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। प्रतिबिंब बनने के नियम ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। प्रतिबिंब बनने के नियम ध्यान से देखिए, एक एक चीज को समझाने की गारंटी मेरी। अब देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, चाहे वो अवतल में हो चाहे उत्तल में। अभी हम अवतल में पढ़ लेंगे, दूसरा उत्तल में पढ़ लेंगे। अवतल दर्पण के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण के लिए हम परिभाषा भी बता देंगे, पहले हम अवतल दर्पण प्रतिबिंब देख लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए, प्रतिबिंब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो हमेशा कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से लौटेगी। यह सदा सर्वदा सत्य है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से लौटेगी। एक तरीका ये, तो पहला नियम तो ये रहा। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश किरण सी पे जाएगी, सी पे जाएगी, सी पे जाएगी, तो सी पे जैसे ही जाएगी वो सीधा वैसे ही लौट आएगी। पहला नियम, जाएगी एफ पे लौटेगी। दूसरा नियम है सी पे जाएगी, सी पे लौटेगी। तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है सर। तीसरा नियम है कि जब मुख्य अक्ष यानी पी एफ सी, जब ये मुख्य अक्ष और निकलेगी ना तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। याद रखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। और मुख्य फोकस से जब निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी।
तीसरा नियम है कि जब वो सी पे आएगी तो सी पे लौट जाएगी, बस ये 3 नियम था। बस अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सारा बन जाएगा। पहला कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन बहुत इजी कंडीशन है, आप समझते हैं, ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिबिंब देखेंगे भी। पहला कंडीशन है, पहला स्थिति देखेंगे जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे। ध्यान से देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहला जो है, पहला बिंदु, जब वस्तु है ना, जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे? पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच रखेंगे। ध्यान से देखिए, पहले तुम एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेंगे, पी एफ और सी। पी और एफ के बीच कहीं पे भी रख दे, मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, तो दर्पण यहाँ जाएगी। अब कहाँ से लौटना है परावर्तन के बाद? मुख्य फोकस से लौटना है सर, बिल्कुल सही है, इधर जाएगी, इधर लौटेगी। एक कहाँ से पार करना? सी से पार करवाना सर, सी से पार करवाइए, इस तरह से सी से पार करवाएंगे, इस तरह से, और इधर लौटेगी। तो ई इधर तो कहीं कटेगी नहीं, जब ये समांतर जा रही है तो इधर चली जाएगी, इधर कहीं कटेगी नहीं, तो मुख्य अक्ष के समांतर इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। जब ये इधर भेजेंगे तो देखिए इधर चूंकि मेरा जो है इधर जाएगी, ठीक है, ये इधर से जाएगी, इधर तक जाएगी। यहाँ चूंकि ये जो है कलर था तो यहाँ पे इसे नहीं मिलेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। और चूंकि यहाँ पे जो P था, अब ये डॉटेड लाइन से बना सर, डॉटेड लाइन से बना। अब यह ध्यान दीजिए, अगर हम इसको O और A मान लें, कुछ मानना है, O A मान लें, तो O जहाँ था वहीं O बना, तो उसको O डैश मान लेंगे। A जहाँ था A डैश बना। सर अब हम जब भी दर्पण को रखेंगे तो दर्पण को जो है रखेंगे वो हमेशा बाईं ओर रखेंगे। जब भी हम वस्तु को रखेंगे दर्पण की बाईं ओर रखेंगे, और उसका प्रतिबिंब जहां बनेगा बन सकता है, हम वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखेंगे। तो जब हम वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखेंगे, पी और एफ के बीच रखते हैं सर, पी और एफ के बीच रखने पर कहाँ बन रहा? ओ डैश और ए डैश बन रहा, तो दर्पण के पीछे बन रहा, दर्पण के पीछे बन रहा। अच्छा सर, इसका प्रकृति है कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? स्थिति सर, स्थिति कहाँ बनेगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा, प्रतिबिंब जो है बन गया, प्रतिबिंब की स्थिति बन गई। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा सर? देखिए, अगर ये डॉट लाइन से मिला है तो वास्तविक तो होगा नहीं, अभी पहले बताया, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा नहीं। और आभासी बनेगा तो सीधा होना चाहिए। देखिए सीधा, देखिए ओ ए डैश था मेरा पहले, सॉरी ओ ए था, और ओ डैश ए डैश। देखिए इसका हेड देखिए और इसका हेड पहले जैसा ही है, मतलब सीधा है, तो आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। दूसरा, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, सॉरी प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति ये हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? देखिए ये वस्तु छोटा लिखे थे लेकिन ये बड़ा बना, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। जो भी वस्तु मतलब जो हम लिए थे, छोटा ऑब्जेक्ट, छोटा वस्तु, वस्तु जो है क्या बना? प्रतिबिंब बड़ा बना, वस्तु से बड़ा, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा। देखिए यही एक कंडीशन है, यही एक स्थिति है जहाँ पे जो है हम लोग इसी मिरर का यूज करके, इसी मिरर का यूज किया जाता है, और जहाँ पे सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने में जो है इसी कंडीशन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए पहला कंडीशन हमने देख लिया, पी और एफ के बीच रखें, यहाँ से चलना शुरू किए, अब पी और एफ के बीच रखें। अब हम कहाँ पे रखेंगे? वस्तु को पी और एफ से एफ पे रखेंगे, ठीक है, चलिए एफ पर रखेंगे और देखेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन में हम कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को पी पर रखेंगे, है ना। कहाँ पे रखेंगे? पी और एफ के बीच हो चुका, ठीक है, पी और एफ के बीच हो चुका, पी और एफ, अब एफ पे रखेंगे, एफ पर रखेंगे। तो जब हम एफ पर रखेंगे
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए जब हम F पर रखेंगे तो यहाँ से जब जाएंगे तो कहाँ से लौटेगा, F से लौटेगा, और एक C से जाएंगे, और ये तो जब हम F पर रखेंगे तो इधर भी बढ़ा देने पर, ठीक है, और इधर भी बढ़ा देने पर वस्तु क्या होगा, अनंत पे बनेगी। इधर भी नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, तो वस्तु जो है बनेगा कहाँ पे, वस्तु बनेगा कहाँ पे, वस्तु बनेगा कहाँ पे, तो वस्तु जो है अनंत पर बनेगी, ठीक है, वस्तु अनंत पर बनेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे जो F पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगी सर, इनफाइनाइट पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, जब इनफाइनाइट पे कोई चीज बनेगी, इनफाइनाइट पे कोई चीज बनेगी तो बहुत बड़ा होगा, वो दिखेगा छोटा तो बहुत बड़ा। ये वस्तु से बड़ा भी लिख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, देखिए ये जो प्रकृति होगा इसका वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा। अब देखिए दो कंडीशन के बारे में डिस्कस किया, एक तो रखे हैं P और F के बीच, दूसरा रखे F के बीच। अब PFC जैसे इधर बनता है PFC, अब C और F के बीच रखेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि दो कंडीशन में जो है डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा कि सर P पे रखे थे, F पे रखे, C पर रखे, तो P और F के बीच रखे थे, फिर F के रखे, अब F और C के बीच रखेंगे। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु C और F के बीच हो, C और F के बीच स्थित हो, C और F के बीच जब स्थित होगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे P जो है F और C यहाँ पर रख दिए प्रतिबिंब, इससे पार करवाएंगे तो कहाँ से लौटेगी, ये F से लौटेगी, ठीक है। अब यहाँ कहाँ से पार करवाएं सर, तो इसी ऑब्जेक्ट को वो C से पार करवाना होगा, तो जब हम C से पार करवाएंगे यहाँ से तो इस तरह से पार होगा ये, और ये इस तरह से पार होगा, ठीक है। थोड़ा से जो है थोड़ा सा इरेज कर दें और इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, और ये थोड़ा सा इधर से होगा, ये इधर से थोड़ा सा, ये इधर से बनेगा, ठीक है। ये इधर से जाएगी, इधर से, इधर से, ये इधर से, इधर से टकराएगी, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पे से अब यहाँ से जो है इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए टकराया कहाँ पे, ये इस तरह से जाता तो ये इधर बनता प्रतिबिंब। अब देखिए इधर बना तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बना, किधर बना, तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा, देखिए C और अनंत के बीच बन रहा है, C और अनंत के बीच, 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 C और अनंत के बीच बन रहा है, C और अनंत के बीच, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आकार देखिए, आकार, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ध्यान से देखिए। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो वस्तु था O से A, यहाँ जो है वो O डैश है, यहाँ A डैश है, तो प्रतिबिंब वस्तु लिए थे छोटा, प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब बना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा यानी वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। और क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसा होगा सर, देखिए वास्तविक तो है, डॉट लाइन में नहीं मिला इसका मतलब वास्तविक है, वास्तविक तो है, वास्तविक है, और उल्टा भी देखिए, यहाँ पे ओ लिए थे सीधा, बन गया मेरा उल्टा, तो वास्तविक उल्टा। स्थिति क्या होगी, सॉरी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा। अब हम देखेंगे C और, देखिए यहाँ पे C और F के बीच रखें, अब हम C पर रखेंगे। नेक्स्ट जो है चौथा, हम C पर रखेंगे और देखेंगे किसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट C पर रखेंगे। जब हम C पर रखेंगे
नेक्स्ट सी पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? सी पर रखेंगे। तो सी पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए ध्यान से, इसी तरह से मेरा अवतल दर्पण है, इसी तरह से P है, F है और C है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है समान होगा हमेशा। हम यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो जैसे यहाँ पे जाएगा कहाँ से लौटेगा? C से लौटेगा। और हमें कहाँ से पार करवाएंगे? देखिए वहाँ दो कंडीशन, हमने कहाँ से पार करवाया? एक C पर रखे तो C से लौटा। अब हम कहाँ से पार करवाएंगे? 3 नियम था ना सर। अब हम F से पार करवाएंगे, जो कि C से पार करवा नहीं सकते। तो जैसे F से पार करवाएंगे यहाँ पे, तो ये इधर से आएगी कहीं और इधर से टकराएगी इधर पे, तो इधर से टकराएगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देते हैं यहाँ से, और ये यहाँ से। तो इस पॉइंट पे क्या होगी? इस पॉइंट पे एकदम C पे ही बन जाएगा। C पर लिए थे, C पर ही बना। अच्छा पहले OA लिए थे, अभी O डैश जो नया बना O डैश A डैश बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? C पर लिए थे, C पर लिए थे, C पर लिए थे, C पर ही बना। बिल्कुल प्रतिबिंब की स्थिति C पर लिए, C पर ही बना। स्थिति क्या है? C पर ही बनेगा। अच्छा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? तो हमने क्या किया? OA लिया था, O डैश A डैश बना। प्रतिबिंब की स्थिति क्या, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक बना है, और उल्टा बना है तो वास्तविक उल्टा। अच्छा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा? वस्तु के आकार का ही होगा। प्रथम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमने समझा, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में समझा, और प्रतिबिंब के आकार के बारे में समझा। तो आकार क्या होगा? वस्तु के आकार का ही होगा, सेम साइज का होगा, बराबर होगा। अब हम चलेंगे सी पर रखें। अब सी और अनंत के बीच रखेंगे, सी और अनंत के बीच रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखेंगे, देखिए एक एक चीज के बारे में हमने डिस्कस करवाया और समझाया भी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको रटे नहीं, रटिएगा आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, तो कोशिश कीजिएगा रटे नहीं। फिर का चला दिए इस पे, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, F पर लौट जाएगी। बहुत अच्छा, यहीं कोई तो दिक्कत नहीं। अब हम किस पर पार करवाएंगे? देखिए C से पार करवाएंगे। ठीक है, C से पार करवाएंगे, C से पार करवाएंगे। तो C यहाँ पे है, यहाँ से इस तरह से जाएगा। ठीक है, देखिए C यहाँ से जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से C जो है यहाँ। ठीक है, चूंकि डायग्राम बहुत लंबा हो जाएगा तो कोशिश कीजिएगा समान डिस्टेंस होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वस्तु जितना था यहाँ पे बना मेरा प्रतिबिंब। O A डैश वस्तु लिए थे, O डैश A डैश बना। अब यहाँ ध्यान दीजिए C और अनंत के बीच है ना, C और अनंत के बीच हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब जो मेरा बना C और F के बीच बना। अच्छा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? तो C और F के बीच बना प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखिएगा? C और F के बीच बना। बहुत अच्छा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? देखिए वस्तु बड़ा था बना छोटा, तो बड़ा था छोटा बना, तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा। बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब की प्रकृति हो क्या होगी? तो यहाँ कहीं भी डॉट लाइन में नहीं मिल रहा, सब बोल्ड लाइन में मिल रहा। और चूंकि ये देखिए ये इसका हेड था, ये हेड मेरा नीचे हो गया, मथवा जो है नीचे हो गया। इसका मतलब क्या है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 5 पॉइंट मेरा हो गया। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट देखेंगे 6 कंडीशन। क्या 6 कंडीशन है? ध्यान से देखिए। अब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अनंत पे भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। ठीक है, स्विच क्या है? अनंत पे तो ही है, तो नेक्स्ट जो है वो अनंत पर रखेंगे। तो सर ये P है, ये F और ये C। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो ये A से जाएगा, और जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो F से लौटेगा। अनंत पर रखेंगे तो F से लौटेगा। फिर यहाँ पे रखेंगे तो F से लौट जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे तो F से लौट जाएगा। सर सब F से लौट जा रहा है। इधर भी पार करवाएंगे तो ये भी F से लौट जाएगा। तो हमने क्या देखा? ठीक है, अनंत से और फोकस से पार करवाएंगे, फिर भी अगर फोकस से भी ले जाए तो भी अनंत से लौटेगा। ठीक है, चूंकि तो जिस स्थिति में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस F पे बन जाएगी। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मुख्य फोकस
F पर बनेगी। प्रतिबिंब क्या होगा सर? प्रतिबिंब की प्रकृति। वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो देखिए बिंदु आकार का है, मतलब वस्तु से बहुत छोटा। जो सन है, सन बहुत बड़ा है और सन के मुकाबले हम लोग क्या है, बहुत छोटे प्राणी है, बहुत छोटे। तो सन के मुकाबले हम लोग बहुत छोटे हैं, सन के मुकाबले हम लोग ऑब्वियस बहुत छोटे हैं, तो सन के मुकाबले हम लोग बहुत छोटे हैं। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी, मुख्य फोकस पर बनेगी। बहुत अच्छा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा या बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। ये तो है अवतल दर्पण के 6 कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा है। अब चलिए उत्तल दर्पण के 2 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? उत्तल दर्पण के 6 कंडीशन के बारे, सॉरी, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए उत्तल दर्पण के 6 कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? उत्तल दर्पण की 6 कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है 6 कंडीशन? सॉरी, उत्तल दर्पण के 2 कंडीशन के बारे में। उत्तल दर्पण में मैंने 6 कंडीशन के बारे में वो बताया। उत्तल दर्पण में इस तरह से होगा। तो पहला जो है उसमें 2 ही स्थिति है। अब वस्तु को कहाँ रख दे? वस्तु को अनंत पर रख दे, अनंत पर रखते हैं, अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे इधर जाएगा, और वस्तु हमेशा किधर रखेंगे सर? वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे। तो ये इधर जब जाएगा PFC, ठीक है? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी। तो फोकस से तो ये लौट नहीं सकता, ठीक है? क्यों नहीं लौट सकता? क्योंकि इस पे क्या है, हम कलर कर चुके हैं। तो अगर ये ऐसे नहीं लौटता तो ये ऐसे लौट जाता, ठीक है सर? यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि जा नहीं सकता, कलर है, ठीक है? अच्छा, फिर अगर यहाँ ऐसा लौटता तो कैसे जाता? ये फोकस से जाता, ठीक है? किससे जाता? फोकस से जाता, मुख्य फोकस से जाता। लेकिन जा सकती नहीं है ये, ठीक है? ये जा सकती नहीं है, तो इसको हम डॉट लाइन से दिखा देंगे क्योंकि जा नहीं सकती है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब हम अनंत पर रखते हैं किसी वस्तु को तो कहाँ पे पार होगी? F पर रखेगी। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ बन रही है? फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस पर बन रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यहाँ पे? प्रतिबिंब की स्थिति, पहला पॉइंट में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मुख्य फोकस पर बनेगी, F पर बनेगी, F पर बनेगी। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? देखिए यहाँ पे डॉट लाइन में हो रहा है तो वास्तविक तो नहीं होगा, आभासी होगा, और आभासी और सीधा होगा। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का जो आकार होगा आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तीसरा पॉइंट जो है प्रकृति क्या होगी, ठीक है? अब सॉरी, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी और सीधा हो गया। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो आकार देखिए, सूर्य जो है बहुत बड़ा था, सूर्य जो है बहुत बड़ा है और वो बिंदु में समा गई। इसका मतलब जो है वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, या फिर छोटा लगेगा, वस्तु से बहुत छोटा, डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। अब देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया अवतल दर्पण में 6 कंडीशन, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन, उसमें से अनंत पर रखे। नेक्स्ट जो है, अब हम इसको P और अनंत के बीच रखेंगे। इसमें 2 ही स्थिति बन सकती है, P और अनंत के बीच। दूसरा P और अनंत के बीच रखेंगे, ठीक है? P और अनंत के बीच रखेंगे। दूसरा है P और अनंत के बीच, अनंत के बीच रखेंगे, P और अनंत के बीच रखेंगे। जब P और अनंत के बीच रखेंगे तो यही चलेगा सर, P इधर से भी जाएगा, FC। P और अनंत के बीच रखेंगे तो P और अनंत के बीच वस्तु का हमेशा क्या करते हैं? बाईं ओर ही रखते हैं।
जाएगा सर ये सब बिल्कुल सही। आपने बताया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से लौटती है। फोकस से लौटी कैसे सर? ये इस तरह से जाएगा। सर मेरा तो यहाँ ऑप्शन है, बोर्ड में डॉट कर सकते हैं, आप ऐसा कॉपी में नहीं कर सकते, तो थोड़ा इसका लगा के जो है डॉट लाइन खींचिएगा। यहाँ पे आ गया। अब सर इससे कहाँ पार करवाएं? सर इससे तो सी से पार करवाते हैं ना, करवा देते हैं सी से पार। ये लो सी से पार, ठीक है ठीक है। यहाँ जो है सी से पार हो जाएगा, यहाँ से जो है इस तरह से जो है सी से पार हो जाएगा। इसी पॉइंट को सी मान लेते हैं। अब यहाँ से जो है ई भी डॉट लाइन में होगा सर, डॉट लाइन पे ई भी होगा, कोई नहीं, डॉट लाइन में भी होगा। और सर यहाँ पे जो है हमने कहाँ किया, जब वस्तु को पार करवाएं किससे, एक बार पार करवाएं ये ओ ए मान लिए, तो दोनों वस्तु कहाँ बन रहा है? देखिए यहाँ पे कटा तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ओ मेरा यहाँ था, ओ डैश होगा, ए डैश होगा। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखें पी और अनंत के बीच, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना? पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। सर वास्तविक हो आभासी होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी? सर प्रतिबिंब की स्थिति को पता चल गया, पी और एफ के बीच, ठीक है। अच्छा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा सर? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बिल्कुल दिख रहा है सर, डायग्राम से क्लियर है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा नहीं होगा सर, आभासी सीधा होगा, क्योंकि ये डॉट लाइन से मिला है। डॉट लाइन से मिलने पर आभासी सीधा होगा। आप चाहे तो इसको भी डॉट से दिखा सकते हैं, तो आभासी और सीधा है, क्योंकि इसका हेड जो है ऊपर में है, इसका हेड जो है नीचे की ओर है, इसका मतलब उल्टा है, तो आभासी, ठीक है, वास्तविक उल्टा नहीं, आभासी। अब यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे जो है इधर बनेगा, हमने थोड़ा अलग कर दिया है ना, इधर बनेगा ओ डैश ए डैश, तो यहाँ जो ओ डैश था यहाँ पे ए डैश होगा, ठीक है। सॉरी वो थोड़ा देखने में गलत हो गया था। तो ओ डैश ये ओ जो ओ ए था ये ओ डैश ए डैश बना, तो आभासी तो बना और साथ साथ सीधा बना, क्योंकि हेड जो है उसका ऊपर है, तो आभासी और सीधा। तो इस तरह से जो है हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के 6 कंडीशन और उत्तल दर्पण के 2 कंडीशन के बारे में अध्ययन किया।